प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में एनिमल किंगडम के दो फाइलम को हम कवर करेंगे। एक होगा एनिलिडा और एक होगा आर्थ्रोपोडा। ये दोनों ही फाइलम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जो भी चीजें नीट में पूछी जाने वाली है, एनसीईआरटी में जो कुछ भी मेंशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे एनसीईआरटी के पीडीएफ पर। तो देखो आपके सामने है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं उस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है। तो एनिलिडा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ये उस वर्ड में ही छुपा हुआ है, फाइलम के नाम में ही छुपा हुआ है। तो एनिलिडा वर्ड जो है एक वर्ड से बना है, एनुलस। और एनुलस का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हो किसी भी एनिलिड के बॉडी पर ना, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसी को एनुलस कहते हैं। ये एनिलिड्स में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एनिलिडा में सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर तो एनुलस है। इंटरनल सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर सेप्टा है। सेप्टा पार्टीशन कहते हैं। बॉडी कैविटी जो है सीलेंट्रेट में वो एनिलिड्स में कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बीच में पार्टीशन होता है। इसी पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्टा। तो बॉडी में दो तरह का सेगमेंटेशन है, बाहर से एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। और इस तरह के सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, जो एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यही इस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके हैबिटेट पर देखें तो अलग अलग तरह के हैबिटेट हैं। एक्वेटिक है जिसमें मरीन वाटर, फ्रेश वाटर दोनों में ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है, और समटाइम्स पैरासिटिक है ना। कुछ पैरासिटिक स्पीसीज का भी नाम आगे बताऊंगा मैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार यहाँ पर आया, सॉरी ये ऑलरेडी पहले आ चुका है, एस्केलमेंथिस में आ चुका है। और वहां से आगे की सारी फाइलम में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायलेटरल सिमेट्री सबसे पहले हमने देखा था प्लेटीहेल्मिंथ में। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी सबसे पहले हमने देखा था प्लेटीहेल्मिंथ में। लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये अकेला फाइला है इस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला, जहाँ पर सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। सिलोमेट, ये पहला सिलोमेट फाइला है। शुरू के जो चार फाइला होते हैं वो सिलोमेट होते हैं। फिफ्थ फाइला एस्केलमेंथिस जो है वो सूडोसिलोमेट होता है। ये सिलोमेट ट्रू सिलोम एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। ये सेगमेंटेशन के बारे में अगली दो लाइन लिखी हुई है जो हमने ऑलरेडी आपको पहले ही डिस्कस कर दिया। फिर बॉडी में दो तरह की मसल्स होती है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये अरेंजमेंट के बेसिस पर है कि वो मसल किस तरह से अरेंज है। यदि वो सर्कुलर मैनर में अरेंज है तो सर्कुलर कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैनर में अरेंज है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कहेंगे। ये किस चीज में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब बॉडी देखो कि जैसे लीच को आप देखो कि लीच जब लैंड पर होते हैं तो अपने बॉडी को ना वो मसल के हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं और फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मसल्स उसमें हेल्प करता है। कुछ एनिमल जैसे एक्वेटिक एनिलिड लाइक नेरिस, ये जो डायग्राम बना हुआ है बेटा वो नेरिस का डायग्राम बना हुआ। नेरिस जो है वो मरीन वाटर में होता है। और ये जो आप स्पेस, ये जो अपेंडेजेस देख रहे हो, लेटरल अपेंडेजेस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पैरापोडिया है, स्विमिंग में हेल्प करने के लिए होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी पहली बार है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड वेसल, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आए, है ना। जो कुछ भी एक्सचेंज होगा वो कैपिलरी के थ्रू, ब्लड बाहर नहीं आएगा, लेकिन ब्लड के जो सब्सटेंस है वो कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज होकर के बाहर आ सकते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार यहाँ पर आया है ना। तो एनिलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन को यहाँ पर नेफ्रीडिया कहते हैं। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके पहले भी हमने देखा है, कहाँ पर? फ्लेम सेल के रूप में हमने देखा प्लेटीहेल्मिंथ में। एच लाइक रीनेट सेल के रूप में हमने देखा एस्केलमेंथिस में। और यहाँ पर ये नेफ्रीडिया है विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जितनी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों का रोल प्ले करता है। ऐसा हमने फ्लेम सेल्स में भी देखा।
तो लेकिन और एक यदि फंक्शन पूछा जाए तो चीफ फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ऑस्मो रेगुलेशन। नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया, गैंग्लिया का मतलब होता है क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन connected by lateral nerves to a dorsal ventral nerve cord। यहाँ पर देखो एक वर्ड और आप यूज कर सकते हो, डॉर्सल वेंट्रल एंड सॉलिड। एक डिफरेंस बच्चों में बता रहा हूँ, ये डिफरेंस इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के लिए, कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें नर्व कॉर्ड वेंट्रली लोकेटेड होता है, बेली साइड से पास होता है। कॉर्डेट का जो नर्व कॉर्ड है वो बैक साइड से पास होता है, डॉर्सल साइड से पास होता है। एक डिफरेंस ये हो गया। फिर नर्व कॉर्ड जो होते हैं ना नॉन कॉर्डेट में, वो डबल होते हैं। हम लोगों में सिंगल है, सिंगल नर्व कॉर्ड है, और हमारा नर्व कॉर्ड जो है वो हॉलो होता है, इनका जो नर्व कॉर्ड होता है वो सॉलिड होता है। तो नर्वस सिस्टम का जो लोकेशन है और नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में बिल्कुल अपोजिट है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेरिस के बारे में जो ये इमेज बना हुआ है, नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, डायोसियस। डायोसिस मतलब इनके सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। नेरिस के बारे में दो तीन बातें आपको याद रखनी चाहिए। एक तो ये यूनिसेक्सुअल है, डायोसियस है। दूसरा कि इसके पास पैरापोडिया होता है स्विमिंग के लिए, और ये मरीन वाटर में होते हैं। बाकी दो एग्जाम्पल जो बीच में यहाँ पर है, अर्थवर्म और लीच के फॉर्म में इस बुक में, ये दोनों हर्माफ्रोडाइट है। मोनोसियस वर्ड का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट किनको कहते हैं? जिनके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो सेल्फ नहीं होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पर बनते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन साथ साथ नहीं होता। पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ एक टेपवर्म होता है जहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो या फिर बाइसेक्सुअल। तीन एग्जाम्पल है, नेरिस बता ही दिया, पेरिटिमा ये साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का, और हेरियोडिनेरिया ये लीच का साइंटिफिक नेम है। ब्लड सकिंग लीच ये पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं, जो बाहर से न्यूट्रिशन लेता है उसको हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं। तो लीच इज ए एक्टो पैरासाइट। तो अच्छा है, तीन ही एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बच्चों, जो फाइला अर्थ्रोपोडा, जो कि लार्जेस्ट फाइला है एनिमल किंगडम का। कितना बड़ा है? तो आप ये सोचो कि ये 2/3 है जितने भी नेम्ड स्पीसीज, अभी तक जितने स्पीसीज की नेमिंग की गई है उसमें 2/3 अर्थ्रोपोड है। तो लार्जेस्ट फाइला है। सबसे पहले हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखें। तो अर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, और पोडा का मतलब होता है लेग। तो ज्वाइंटेड लेग ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देख लो इस में लेग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये लेग देख लो सब ज्वाइंटेड। ये सबसे जितने भी अपेंडेजेस होते हैं बॉडी के ना, दे आर ज्वाइंटेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फाइल। तो 2/3 हमने देखा कि जितने नेम्ड स्पीसीज हैं उसमें 2/3 अर्थ्रोपोड है, और उसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो इंसेक्ट होता है। जितने अर्थ्रोपोड है उसका 3/4 कह लो इंसेक्ट होता है। इंसेक्टा इज लार्जेस्ट क्लास, अर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो इंसेक्टा का भी तो कुछ कैरेक्टर होगा ना। इंसेक्ट उनको कहते हैं जिनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग। इंसेक्टा ग्रुप को हेक्सापोडा भी बोला जाता है। हेक्सापोडा मतलब कितने लेग्स है उसमें? 6 लेग्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हेक्सापोडा ये सबसे बड़ा ग्रुप है अर्थ्रोपोड का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, सीलोमेट, ये सब अभी हमने डिस्कस किया था। ये सब पहले आ चुका है, हमें वो कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करना है कि जो पहली बार आया है। अब यहाँ पर देखो कि एक वर्ड लिखा हुआ है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थ्रोपोड का इतना सक्सेसफुल होने का राज क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ना, उनकी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। काइटिन एक होमोपॉलीमर है एनएजी का, एनएजी का होमोपॉलीमर। तो काइटिन इसको प्रोटेक्शन देता है, हार्ड कवरिंग है इसके बाहर। और दूसरा है कि काइटिन जो है ना वो
डिसटेस्टेबल होते हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा प्रेडेटर जो है ना उसको खाते नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो टेस्ट को भी तो ध्यान में रखते हैं ना। तो काइटिन इज नॉट अ टेस्टी सब्सटेंस, तो इसके प्रेडेटर भी कम है। फिर एक है बॉडी के डिवीजन के बारे में। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जैसे ऊपर का रीजन होता है, ये देखो ये हेड रीजन है, फिर थोरेक्स रीजन है, ये तो टेल है। जैसे इसमें आप देखो कि हेड रीजन होगा, फिर बीच में थोरेक्स होगा और सबसे नीचे कौन सा रीजन होगा, एब्डोमिनल रीजन होगा। ये 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड होती है आर्थ्रोपोड। इस तरह का डिवीजन पूरे बुक में, एनसीईआरटी बुक में 4 जगह दिया हुआ है। तो सबका क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो उस समय वो सारे आ जाएंगे। आप आर्थ्रोपोडा के लिए आपको याद रखना है कि बॉडी डिविजिबल इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। एंड व्हाट आर नेम ऑफ दोज पार्ट्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस के बारे में हमने आपको बता ही रखा है। अब देखो कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कई तरह के, क्योंकि इनके हैबिटेट अलग अलग है। तो हर हैबिटेट में एक ही तरह के ऑर्गन तो सुटेबल नहीं होते, तो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है। जैसे गिल्स है, गिल्स प्रॉन में होता है ना, ये डायग्राम बना हुआ है ना प्रॉन का। तो प्रॉन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स होता है। बुक गिल्स होता है, बुक गिल्स लिमुलस में होता है ना। बुक गिल्स इज फाउंड इन लिमुलस। लिमुलस जो होते हैं वो दे आर लिविंग फॉसिल, आगे अभी आएगा इसके बारे में। लिमुलस बुक गिल्स होता है। बुक लंग्स जो है वो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो में। स्पाइडर और स्कॉर्पियो के बारे में एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ कि स्पाइडर और स्कॉर्पियो को ना एरेक्नीडा बोला जाता है। ये वर्ड आप याद रखना, एरेक्नीडा बोलते हैं, जिसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। बच्चों ये गलतियां करते हैं बच्चे अक्सर, कि आर्थ्रोपोडा के सारे मेंबर में 3 पेयर्स लेग होगा, ऐसा नहीं हो। उसमें लेग के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया, बिना लेग वाले भी होते हैं उसमें। तो एरेक्नीडा जो है, जिसमें स्कॉर्पियो आता है, जिसमें आपके स्पाइडर आते हैं, टिक्स आते हैं, माइट्स आते हैं, ये सब में 4 पेयर्स ऑफ लेग, 4 पेयर्स। ये एक एक्स्ट्रा बात बताई, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और एक ट्रैकियल सिस्टम, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, इंसेक्टा। उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ट्रैकियल। अब ये एनेलिडा में हमने किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। ओपन का मतलब है कि ब्लड निकल आएगा ब्लड वेसल से बाहर। यहाँ पर ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होते हैं, तो ब्लड बाहर आ जाता है, और बाहर आकर के डायरेक्ट ऑर्गन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो डायरेक्ट ऑर्गन के कांटेक्ट में आ गया तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होंगे। तो ओपन और क्लोज में ये डिफरेंस है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अच्छा, कुछ सेंसरी ऑर्गन के बारे में इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। एंटीने जो कि कीमो रिसेप्टर है। आईज, कंपाउंड एंड सिंपल, 2 तरह के आईज होते हैं, है ना। एक कंपाउंड आई है, सिंपल आई है। इन दोनों का फंक्शन हम करेंगे जब हम कॉकरोच करेंगे, वहां पर डिटेल इनके करेंगे। कंपाउंड आई बड़ा होता है, मोजाइक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे मोजाइक विजन बनता है ये अभी हम नहीं बता सकते, वो हम आगे करेंगे। सिंपल आई का कोई खास रोल नहीं है, इसको ऑसिलाई भी बोलते हैं। और सिंपल आई जो है वो लाइट के इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए। अब तुम्हें लगेगा कि लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने की क्या जरूरत है, तो जरूरत ये है कि कॉकरोच वगैरह जो होते हैं ना, वो नॉक्टर्नल इंसेक्ट, रात में निकलते हैं, तो लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए ये यूजफुल है। स्टैटोसिस बच्चों याद रखना, यदि आपको रैंडमली ऐसे पूछ लिया जाए ना कि इनवर्टिब्रेट में बैलेंसिंग ऑर्गन कौन है, ऐसा नहीं है कि खाली इसी में होता है, मेंशन एनसीईआरटी में इसमें कर रखा है। ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में बैलेंसिंग ऑर्गन का काम कौन करता है, स्टैटोसिस्ट करता है, स्टैटोसिस्ट करता है, ये बैलेंसिंग के लिए। मालपीजियन टिब्यूल, ये कॉकरोच में या ज्यादातर इंसेक्ट में मालपीजियन टिब्यूल्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग। लेकिन इंसेक्टा क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप है, इसलिए उसी के रिस्पेक्ट में ज्यादा फीचर्स दे रखे हैं। मोस्टली यूनिसेक्सुअल है, मतलब डायोसियस है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो तो इंटरनल कहेंगे। एग लेइंग होते हैं, ओविपेरस होते हैं ये, है ना? और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, मतलब लार्वा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि लार्वा है तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट। नहीं है तो हम क्या कहेंगे,
लार्वा यदि है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वा यदि एब्सेंट है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोड के, उन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। एक है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का मतलब है कि जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं किसी न किसी तरीके से। उनमें से सबसे पहले हनी बी के बारे में दे रखा। तो हनी बी के 2 इकोनॉमिक प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है वैक्स, वर्कर हनी बी वैक्स सिक्रीट करती है, वो अपना घर बनाने के लिए, उनके जो हाइव्स होते हैं वो वैक्स के बने होते हैं, लेकिन उस वैक्स से हम अपना भी यूज करते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो वैक्स ही होता है। दूसरा जो है हनी है। हनी हनी भी बनाती जरूर है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल उसके बॉडी में नहीं होता। रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। यदि पूछा जाए कि व्हाट इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, तो आप वैक्स करना इसका एग्जाम। दूसरा है बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स जो है वो सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम है। सिल्क वर्म की भी बहुत तरह की वैरायटी होती है, और बहुत तरह की वैरायटी अलग अलग तरह की सिल्क प्रोड्यूस करती है। जिस वैरायटी को यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है बॉम्बिक्स, वो सबसे सुपीरियर वैरायटी के सिल्क बनाती है, जिसको मलवरी सिल्क बोलते हैं, है ना। मलवरी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं लार्वा। लार्वा जो है ना वो लीव्स को खाती जाती है, मलवरी लीव्स को, और प्रोड्यूस करती है सिल्क। सिल्क प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन उसका केमिकल नेचर होता है, एंड इट इज रैप्ड अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकून। तो सिल्क के बारे में हो गया। लेसिफर लाक इंसेक्ट। लाक एक नेचुरल रेजेंट है ना। महाभारत की कहानी पढ़ी होगी कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक से ट्री बनाया था, वो लाक का ही घर था। लाख का इन दिनों क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग लाख के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया की मोनोपोली है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड मार्केट का लाख यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाख इज यूज फॉर मेकिंग बेंजल्स। लाख से सीलिंग वगैरह जो की जाती है लाख से की जाती है। तो ये लाख प्रोड्यूस करने वाले इंसेक्ट को लाख इंसेक्ट कहते हैं। वेक्टर अगला ग्रुप है। वेक्टर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिसके अंदर डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं। वो खुद डिजीज कॉज नहीं करता, उसके अंदर डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, तो उनको वेक्टर बोला जाता है। उनमें से एक है एनोफ्लिस। फीमेल एनोफ्लिस प्लाज्मोडियम के जर्म्स इसके अंदर होते हैं। क्यूलेक्स फाइलेरियल वॉर्म के जर्म्स इसके अंदर होते हैं, लाइक एस्केलमेंथिस। एडीज मॉस्किटो, ये चिकनगुनिया या फिर जो डेंगू है उनके जर्म्स इसके अंदर होते हैं। ये इंसेक्ट जब ब्लड सक करते हैं ना, ये ज्यादातर ये फीमेल्स होती हैं, मेल नहीं होते, मेल आर फ्रूगीवोरस। तो फीमेल इंसेक्ट जब ब्लड सक करती है तो वो जो जर्म्स उसके अंदर है उसी समय हमारे बॉडी में आ जाता है। तो वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। फिर ग्रेगेरियस पेस्ट के एग्जाम्पल के रूप में लोकस्टा, जो यहाँ पर आपको बना हुआ ये लोकस्ट है। दे आर द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, जिसको टिड्डी बोलते हैं। टिड्डियों का दर उधरता है और एक एक दाने लेकर के गायब हो जाता है, पूरी खेत ही साफ। तो लोकस्टा। और लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल के तौर पर जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं, लिमुलस। लिमुलस इज आल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। क्यों कहते हैं लिविंग फॉसिल कहने की वजह यह होती है कि लिविंग फॉसिल इनको इसलिए बोला जाता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ सिंस देयर ऑरिजिन, जब से उनका ऑरिजिन हुआ इसमें कोई खास चेंजेस नहीं हुई, वो वैसे ही हैं, उन्हीं को लिविंग फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल नहीं है, फॉसिल तो डेड होता है, लेकिन अनलाइक फॉसिल दे आर लिविंग। और जब लिविंग है तो उसको फॉसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अनचेंज फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे बीच अभी भी। तो अर्थ्रोपोडा भी हमने किया। वैसे अर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा फाइल है और इसमें बहुत सारी बातें बताने को होती है, लेकिन मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि हमारा जो मकसद है यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमने इसीलिए उतनी ही बातें डिस्कस करी है जो एनसीईआरटी बुक में लिखी। तो अगले फाइलों में हम कुछ और दूसरे अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें लास्ट के जो 3 फाइलम बचते हैं नॉन कॉर्डेट के, उसको कवर करेंगे और फिर इसके बाद कॉर्डेटा पर मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।